जाए कि अगर उसमें कोई अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, कोई मर्डर वाली चीज़ आ रही है, तो उसमें 302 की कार्रवाई की जाए। तो ऑब्वियसली वो चीज़ अंडर प्रोसेस थी, क्योंकि उसमें पीएफएसए से रिपोर्ट आती है और पीएफएसए की रिपोर्ट के बाद फिर कंक्लूसिव जो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है उसकी बेसिस के ऊपर उसकी कार्रवाई की जाती है। तो वो ऑब्वियसली एक प्रोसेस उसका होता है और उसमें क्योंकि अपेरेंटली कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं मेंशन की गई थी कि 302 की केस में कोई कत्ल हुआ है, इसलिए उस पर 302 का पर्चा एट हैंड उस वक्त दर्ज नहीं किया। मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल है। बात ये है कि एक तो आपने बात की है ना कन्फेशन की, कन्फेशन से तो उसको आप सजा नहीं करा सकते। नंबर 2, आगे जो उसके जो एविडेंस है उसके मुताबिक भी आप जितने मर्जी सबूत इकट्ठे कर लेना, 6 माह में वापस उसने बाहर आ जाए। 174 की जो कार्रवाई है, 174 की कार्रवाई हुई है, उसका वो फायदा उठाएगा। 3 पर्चे मुख्तलिफ मुकामात पर हुए, उसका फायदा वो उठाएगा। 302 नहीं लगी उन 174 में, उसका फायदा वो उठाएगा। नंबर 3, जो पीएफएससी की रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने डिटरमिन नहीं किया ये मर्डर कॉज ऑफ डेथ तो है कोई नहीं है, ठीक हो गया। नंबर 4, आपने ये जो बात की है, अगर वो कहता है ये ऑनर किलिंग है, तो ऑनर किलिंग के लिए अगर आप 311 लगाते हैं वो भी साबित नहीं होगी, तो क्या 201 भी लगाएंगे? जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जी, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्यूज़ का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है, इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। उसके बाद उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं है। पर्चा इसका जी पर्चा इसका जो एक ही पर्चा है, उसी में अब जो इसकी वालदा हैं वो मुदैया बनेंगी, उसी में 302 ऐड होगी और उसी पर्चे को हम लेके चलेंगे और उसी पे इसका प्रॉपर चलान बनेगा। बाकी वो जो बाकी दोनों बॉडीज़ हैं वो भी उसका 302 इसी में ऐड होगा। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें कोई किसी जगह पर जो है ना कोई किसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि वो एग्जाम्पल बने। बेटी को क्यों मारा उसने? बेटी को अगर इसने इसलिए मारा है, उसको शक था ना, यही बात है ना कि वो बेटी उसकी नहीं है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने अभी नहीं आई है कि वो बेटी उसकी नहीं है। ऐसी तो कोई किसी कर रहे हैं आप इसमें? जी अभी अब ऐसी मैं वही आपसे बात कर रहा था कि ये मैंने जो आपसे जिक्र किया ये उसका स्टेटमेंट था। हमारे हिसाब से जितनी हमारी तफ्तीश है, हमारे हिसाब से ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ठीक है ना जी। ये ऑनर किलिंग का केस नहीं है, हम उसको मुल्जिम को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे इस चीज़ का, ये ऑनर किलिंग क्लेम करके। ये हमारे हिसाब से जितनी हम अब तक हमने तफ्तीश की है ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है और हम इसको उसी हिसाब से आगे लेके चलेंगे। बुनियादी वजह क्या है कत्ल करने की? क्या झगड़ा क्या था जिसकी वजह दोनों माँ को कत्ल किया गया और कहाँ पे ये कत्ल किया है? घर में किया गया या किसी सड़क पे किया गया? ये भी जरा बता दें। जी, इनकी जो एक तो इसमें ये चीज़ थी कि ये उसकी पहली शादी थी, जो उसकी दूसरी शादी थी वो ख़ानदान की तरफ से हुई थी। ये पहली शादी इसने एक लव मैरिज के तौर पे की थी, लेकिन ये पहले हुई थी। एक तो इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं थी, इनका मिलना जुलना इसके ख़ानदान के साथ नहीं था, इस चीज़ का भी उनको रंज रहता था। फिर इनको एक देरीना झगड़ा जो इनका कुछ अरसे से चल रहा था वो ये था कि इसकी जो ये बीवी थी जो मकतूला थी वो इसे डिमांड करती थी कि मुझे घर लेके दो। तो वो एक चीज़ चल रही थी जिसके ऊपर वो बार बार लड़ाई होती थी और वो लड़ाई एब्यूसिव लेवल तक चली जाती थी, जिसमें जो हमें अब जो मकतूला है उसके जो वालदा और उसकी बहन की तरफ से जो बातें पता चली हैं, जो ये था कि वो मारपीट बहुत ज़्यादा होती थी उसकी वजह से। तो ये एक इनका झगड़ा चल रहा था और उसमें पहले इनिशियली ये था कि जो बकौल मुल्जिम का स्टेटमेंट है कि पहले उसकी जो बेटी है वो साइड नहीं लेती थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से उसकी बेटी ने माँ की साइड लेना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से ये बेसिकली इसकी वजह जी कत्ल आपने सवाल किया कि कत्ल अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उसके मुताबिक कत्ल गाड़ी में ही किया गया। रिंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट के करीब कत्ल किया गया। अच्छा, ये जो सैंपल मिले हैं आप उनको क्रॉस मैच कैसे करेंगे? उनकी बॉडी तो गल चुकी थी जी, उनकी वो क्रॉस मैच जब तक नहीं होगा तब तक पीएफएसए की रिपोर्ट नहीं आ सकती। जी, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो क्रॉस मैचिंग होती है वो उसकी वालदा के सैंपल हमारे पास मौजूद है, वालदा के साथ क्रॉस मैचिंग हो जाती है और वो हमने पहले से कैसे जी हमने उसकी वालदा के सैंपल में आपको जो मकतूला है उसकी वालदा के सैंपल मौजूद है और वो क्रॉस मैचिंग हो जाती है। उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा के रखी थी, एक तो ये क्लियर कर दे कि उसका कब तक का टाइम था और आपने फिर किस कैपेसिटी में इनको गिरफ्तार किया? अगर कोई और मुकदमा दिया है तो वो किस
जुर्म का मुकदमा दिया है। और जो इन्होंने कालाशाह काकू वाली जो कार्रवाई वहाँ भी जो है 174 की कार्रवाई हुई है, यहाँ भी हुई है। और टेक्निकली और वैसे भी कोई प्रोफेशनल पुलिस अफसर कहीं भी लगा हो, वहाँ पर जवान लड़की या औरत की जब डेड बॉडी मिलती है वो फ़ौरन उसको वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई रेप या ऐसा एलिमेंट ना हो, चाहे वो लावारिस भी हो। ये दोनों थानों में नेग्लिजेंसी है या इनको मैनेज किया है। जी, इसमें आपने जो दूसरी बात की मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ। दोनों जगहों पर पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन बॉडीज़ की कंडीशन इस तरह की थी कि उसमें कंक्लूसिव, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसमें कंक्लूसिव कोई कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया। 302 का पर्चा तभी दिया जाता है जब अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ होती है, जिसमें मर्डर सस्पेक्टेड होता है। तो वो जो दूसरी बॉडी जो शेखुपुरा में मिली, वहाँ उसकी तो कंडीशन ऐसी थी कि उसकी मेडिकल, उसमें कोई भी चीज़, वो एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी। तो उस दोनों के अंदर कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया, और वो पीएफएस से रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही फिर आगे पुलिस चलती है और उस पर ही डॉक्टर डिटरमिन करता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, अननेचुरल है तो फिर उस पर आगे प्रोसीड करता है। पहला सवाल सॉरी आपका क्या था? जी, उनको बिफोर अरेस्ट कराई। जी बिल्कुल। इस मुकदमे जी, इस मुकदमे में उसने, क्योंकि ये भी एक साइन था कि उसने जब उसको पता चला कि पुलिस के पास इतने शवाहिद आ गए हैं कि अब उसके बचने का चांस कम है, तो उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई। एक और मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ, क्योंकि इसने कहीं धमकियां भी दी थी जो इसकी वालदा की, जो इसकी वाइफ की जो फैमिली थी वालदा को। जी, वो भी हमारा बरकी थाने का ही मुकदमा है, वो बरकी थाने का मुकदमा है। तो उसमें हमने इसको गिरफ्तार किया और उसके अंदर ही फिर सारे इंकशाफात इसके किए। ये चीज बताइएगा एक सेकंड जी, इसके बाद में लेते जी। मुल्ज़िम ने सरकारी पिस्तौल इस्तेमाल किया या उसका प्राइवेट पिस्तौल था? ये सरकारी गाड़ी में सारा कुछ एविडेंस नहीं किया है, ये भी थोड़ा बता दें। और लड़ाई झगड़े कब से इनके शादी के बाद हुए या इससे पहले भी? जी, ये एक तो पहली बात आपने बात की पिस्तौल की, तो वो अभी तक जो मुल्जिम का स्टेटमेंट है वो ये है कि उसने प्राइवेट पिस्तौल इस्तेमाल किया है। सरकारी गाड़ी के अंदर, ऑब्वियसली सरकारी गाड़ी थी वो, उसके अंदर वो सारा ये वकूआ हुआ है और उसमें उसने प्राइवेट अपना पिस्तौल इस्तेमाल किया है। दूसरा, आपने लड़ाई झगड़े की बात की, तो शादी को तो इनके काफ़ी 20 साल हुए हुए थे, और जो दूसरी शादी है उसको 18 साल हुए हुए थे, तो वो तो एक लंबा हिस्ट्री है। ये पहले फैसलाबाद में रहते रहे हैं, वहाँ पर इनका इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ये दूसरी फैमिली यहाँ पर थी, पहली फैमिली वहाँ पर थी। तो जब ये यहाँ पर लाहौर आए हैं उसके बाद ये झगड़े शुरू हुए हैं, क्योंकि फैमिली भी यहाँ पर थी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का भी इशू था, और उसके बाद फिर ये घर वाला मामला जो था, ये बेसिकली टिपिंग पॉइंट बना है जिसके ऊपर ज़्यादा शिद्दत आई है उन लड़ाई झगड़ों में। प्लीज़ आप बताइए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि साबित तौर पे जब भी पुलिस वालों को पकड़ा जाता था तो उसका 164 का बयान चलाएगा। आप डीएसपी जो है वो थाने इसका 164 का बयान करवाएंगे ताकि जब अदालत में जाए तो अपने बयान से मुकर्रर हो सके। ये बता दीजिएगा। दूसरी बात ये बता दीजिएगा, जो क्राइम का आपने बताया ये रैंडम जो हमने करना है, उस हवाले से क्राइम में जो ही क्राइम है जिसमें कर्नल डकैती उसमें कितने फीसद कम हुआ? जी, आपने जो पहली आपने बात की इसका जो स्टेटमेंट का, अभी हम तफ्तीश इसकी हमने करनी है। हमने अभी उसकी बेल भी कैंसिल करानी है, हमने उसको रिमांड पे लेना है, हमने वेपन भी रिकवर करना है, हमने और मज़ीद भी तफ्तीश करनी है कि क्या उसके साथ कोई और भी लोग शामिल थे इसकी प्लानिंग में और लेटर ऑन डिस्पोजल के अंदर। वो तमाम चीज़ें अभी तफ्तीश होनी है, और वो जैसे तफ्तीश का रुख जिस तरह भी जाएगा वो हम आप से शेयर करेंगे। फिर हम इसके स्टेटमेंट भी कराएंगे। हमने इसमें कोई लीगल लैक्यूना नहीं छोड़ना, हमने इंश्योर करना है कि ये बंदा एग्जाम्पल बने। इसने जी इसका मुल्ज़िम के मतलब बताया गया कि बंदे मतलब बैठे कुछ शूटर्स हैं खासी घाट के अंदर है, उनके साथ भी कुछ रवाबित है। इस केस में कहीं वो शामिल तो नहीं है उस चेन के हवाले से? जी, इस केस में ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है कि कोई शूटर इस्तेमाल हुआ हो। इस केस में जो एविडेंस हमारे सामने साइंटिफिक एविडेंस, फिजिक एविडेंस थी, उसकी बेसिस पे जब हमने उसको कन्फ्रंट किया है तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी कंसिस्टेंट है उसके साथ। इसमें कोई एक सवाल बताइएगा उनके साथ जी डीएसपी साहब का ताल्लुक अच्छा है, शूटर के साथ धरने में बैठे हैं, उन्होंने कोई अपना डेड बॉडी जो है उनको हेल्प आउट किया उस मामले में? नहीं जी, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हमने जियो फेंसिंग भी इसकी कराई थी और प्रॉपर उसका जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड हमने उसको सर्टन किया, एनालिसिस किया। उसके अंदर और कोई ऐसे नंबर्स, सस्पिशियस नंबर्स नहीं आए कि जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ पर और भी उस वक्त कोई इन्वॉल्व था। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ मज़ीद तफ्तीश तलब है, जो मैं जिक्र कर रहा था। शूटर्स वाली चीज़ अभी इसमें को सामने नहीं आई है, लेकिन जी ये जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं ना, इनकी लाशें नदी नालियों से मिलती हैं, तो क्या पंजाब पुलिस जो है सेफ सिटी के साथ मिलकर कोई ऐसा अमल नहीं कर सकती कि नालों के इर्द गिर्द जो सेफ सिटी का निजाम है
इसको वसी कर दिया जाए, ताकि जो ये मर्डर करते हैं वो समझते हैं बात शादी हम इस लाश को नदी नाले में फेंक देंगे और बच जाएंगे। तो ये आपके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल, ये सेफ सिटी का जो हमारा नेटवर्क है इससे हमें वैसे बड़ी हेल्प मिलती है तमाम मुकदमात की तफ्तीश में, और इसका एक अभी इसको एक्सपेंड करने का भी प्लान है। अभी आपको पता है कि इस पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में इसका नेटवर्क फैलाया है। हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लाहौर की हद तक भी अभी हमारे पास काफ़ी जो हमारी अहम शाहराएँ हैं वो तो कवर्ड है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अभी प्लानिंग है कि उसको एक्सपेंड किया जाए। आइडियली स्पीकिंग तो ये पूरे शहर में होना चाहिए और इस पे काम भी हो रहा है। जी उस पे अभी मेरा ख्याल है FIR दर्ज हो गई है, उसके ऊपर शायद FIR दर्ज हो गई है मेरा ख्याल। जी तो उस पे मजीद तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बड़ा मैटर है, फ्रॉड का मैटर है, तो वो तफ्तीश के बाद फिर जो उसके हकाइक सामने आएंगे। निशान साहब ये बताइएगा कि आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें ज़ाहिर पुलिस का ये क्रेडिट जाता है इन्वेस्टिगेशन के मुलजिम आपने जो वर्दी में था उसको गिरफ्तार कर लिया और आपके इर्द गिर्द था, पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हर बंदे के अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि बच्ची को क्यों मारा। आप उस पर कोई उसको नहीं बताना चाहते इन कैमरा तो वो अलग बात है, क्योंकि बेटी के साथ तो उसका कोई इख्तलाफ नहीं था। बाप का बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, और उसने बेटी को क्यों मारा ये लोग भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और एक गजटेड ऑफिसर आपने कहा कि वो था और वो इतना जज्बाती हो गया कि उसने बीवी को भी कत्ल कर दिया, फिर बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये जरा असल वजह बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि कत्ल की असल वजह क्या है। इसमें कोई नशे का एलिमेंट तो नहीं है, क्लियर कर। जी सॉरी, कोई नशे का एलिमेंट तो नहीं, कोई या कोई शराब ऑनर किलिंग हो सकता है। जी देखें, अभी वही बात आपसे कर रहा था, मैंने पहले भी आपको अर्ज की कि ये सारी वो बातें हैं जो अभी हमने तफ्तीश में निकालनी है। उससे जो अभी तक की हमारी तफ्तीश है उसके मुताबिक वो यही वजह थी कि पहले बेटी जो है उस तरह से माँ का साथ नहीं देती थी। अब जब अभी कुछ अरसे से, और स्पेशली जिस दिन वो वक़ुआ हुआ है बकौल मुलजिम के, अगेन मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि बकौल मुलजिम के उसने वो माँ का साथ देना शुरू हो गई जिस पर उसने मारा। लेकिन ये बातें मजीद अभी तफ्तीश हम करेंगे और उस तफ्तीश से डिग आउट करेंगे कि एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं। ठीक है, जो बताई वालदा बनी है उनको आपने को प्रोटेक्शन और उनको सिक्योरिटी दी है वालदा को? जी बिल्कुल, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। और शूटर्स वाली जो वालदा हैं, उसकी बहन है, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसमें किसी तरह का कोई जो है लैक्यूना नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।